एनसीईआरटी क्लास 6 का 5वां चैप्टर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। राजा राज और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का एक दिन था। जब शकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव का केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। नानी उसके नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की। आज हम उनके शासकों को चुनाव करने जाना है। उसका नानी क्या समझा रहे थे कि आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जाएंगे। ठीक। कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग शासक कैसे बने कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 5000 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अपने शासकों का चुनाव कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग 500 वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग 500 वर्षों से करते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों के आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले क्या करते थे लोग, बड़े बड़े लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे, उससे राजा का रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। उस समय में अश्वमेध यज्ञ जो था एक ऐसा ही आयोजक था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विवरण के लिए छोड़ दिया जाता था। एक घोड़े के राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजाओं ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया जाता तो उसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ के आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं उसके लिए उपहार लाते थे। किसके लिए? बड़े राजाओं के लिए। इन सभी राजाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ के खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा के सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों के गान करता था। अन्य गुणों का गान करता था। राजा ने सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरा किया प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करते थे। विष अथवा वेश्म जैसे समान लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित समृद्ध मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाइए और पैसे के आधार पर वहाँ के वर्ग को, मतलब उस टाइम में जो था कि विभिन्न प्रकार के राजा मतलब यज्ञ जो करते थे तो उसके लिए उपहार में लाते थे विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामान। देखिए, वर्ण वर्ण उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे। वर्ण मतलब जाति होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इंद्र। उस समय कितना समाज वर्ण थे? 4 समाज वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेद का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना था। वैश्य का काम खेती, पशुपालक तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। मतलब वर्ण उस समय में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र,
ब्राह्मण का काम था वेद का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, जिसके लिए उसको उपहार दिया जाता था। क्षत्रिय का काम था, क्षत्रिय जो कहते हैं मतलब उसका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था पशुपालक, खेती व्यवहार करना। शूद्र का काम था सभी वर्गों को सेवा करना। ठीक है, चलिए। जनपद, अब हम जनपद के बारे में जानकारी लेते हैं। जनपद, जनपद महायज्ञों महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजाओं न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। पुरातात्विकों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियां में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों के जैसे फसलों को उगाते थे। ठीक है, जनपद में क्या करते थे, महाजनपदों को रहने वाले राजा अब जन के नाम से जाना जाता था और उसमें बहुत तरह के फसलें उगाते थे जैसे गेहूं, धान, जौ, तिल आदि। इस सब का अध्ययन करते थे और उगाते रहते थे। ठीक है, अब देखिए इधर ये जो है बाट दिया हुआ, इसके बारे में थोड़ा देखिए। चित्र धूसर पात्र, बात नहीं है सॉरी, धूसर पात्र है। चित्र धूसर पात्र, चित्र धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में जायदात्र थाली और कटोरियां ही मिलती थी। ये पात्र बहुत ही पतली सतह पर सुंदर और चिकने, शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों की भोजन और परोसने के लिए किया जाता था। ये है बाट मन का मतलब बाट बहुत अच्छा था। इसमें लोग मतलब अच्छे लोग जो आते थे उसको खाना वाना परोस के दिया जाता था। आगे देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनके धासुर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चर्चित्र धूसर पात्र के रूप से जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों को चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितिक आकृति के रूप में होता है। महाजनपद, महाजनपद लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद का उदय कब हुआ था? 2500 साल पहले। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवार थे। मानचित्र 4 में मानचित्र 4 में देखिए, मानचित्र 4 में महत्वपूर्ण जनपद हैं। इसमें हसीनापुर, उज्जैन, वैशाली, मगध, ये सब जनपद का स्थान है। आगे देखिए, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं को आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों को निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र में नियंत्रित रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। सही बात है। आगे देखिए, कौशाम्बी किले में दीवार, ये जो है कौशाम्बी का किला है। कौशाम्बी
कौशाम्बी किले के दरबार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिलता है। ईंट की दीवार का अवशेष। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये कौशाम्बी किले का दीवार है। यह इलाहाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश में। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान क्षमता आहत सिक्के पृष्ठ 77 पर देखे हैं। इस रूप में होता है कि इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। कर कर क्या होता था, कर के बारे में जानकारी लेते हैं। कर कर महाजनपदों के राजा के विशाल किले बनवाते थे और बड़े सेना को रखते थे। इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी का भी आवश्यकता होती है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारी को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटक संग्राहक को जंगल के वस्तुनिष्ठ देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फल अब लोहे को बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी के फल की तुलना में लोहे की फल से आसानी से जोता जा सकता था। इसके से फसलों का उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेती में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण करना शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज्यादा होती थी। कृषि का परिवर्तन हुआ। पहले लोग धान या गेहूं को जाते थे तो डायरेक्ट छींट देते थे और उसको, लेकिन धीरे धीरे जब कृषि का विकास हुआ तो उसमें पहले बीज छिड़का, फिर उसको पौधा के रूप में तैयार करके रोपण शुरू किया, जिससे अत्यधिक उपज बढ़ी। आगे देखिए। सूक्ष्म सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। लगभग 200 साल पहले भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना को काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ी तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोग लौह अयस्क की खदानें और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु था। मगध में जो दो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कौन? बिम्बिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक था। महाजनपद क्या था? महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र पर उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार की राजगिरी जो है सो मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र आज पटना की राजधानी बनाया गया। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कब? 2300 साल पहले।
पूरी तरह सफल न होने पर भी यह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसे मगध की ओर कूच पड़ा, कुछ करना चाहता तो उसे सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए बज्जीज ख जैसे तुमने ऊपर पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज बन गया। उसके नजदीक ही बज्जीज राज था। उसकी राजधानी वैशाली थी। बज्जीज राज की राजधानी वैशाली थी। यह एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गण और संघ कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? गण और संघ कहा जाता था। गण और संघ में कई शासक होते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण और शासन प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक एक सम्मान करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे। क्या आप करना है कि किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमार इन सभी को हिस्सा नहीं ले सकता था। बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। बज्जी संघ का वर्णन किस निकाय से लिया गया है? दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के व्याख्यान किए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले की लिखा गया है। अजाय सूत्र और बज्जीद संघ। अजाय सूत्र बज्जीद संघ आक्रमण करना चाहते थे। अजाय सूत्र बज्जीद संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह लिए भेजा। बुद्ध ने उसे पूछा कि क्या बज्जीद सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीद वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मजबूत कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थक और उनकी बातों पर ध्यान करते रहेंगे। बज्जीज महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उसे बंदी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखवाल करेंगे। विभिन्न मताबंदी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आगे या जाने पर कोई रोक आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इन शक्तिशाली राजा इन शक्तिशाली राजा इन शब्दों से जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उस राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों के गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज में शामिल कर लिया। इनके बाद में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। उपयोगी शब्द राज, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण, गण अथवा संघ। इसी में है कुछ महत्वपूर्ण तिथि। नए साल लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आगमन। दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले। गण और संघ का अंतर लगभग 1500 साल पहले। इसी तरह और अगले चैप्टर का भी कवर किया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।